कला एक ऐसी भाषा है जिसे अनुवाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। शायरी, संगीत, नृत्य, चित्रकला ये आपस में दिल से दिल को जोड़ने की ताकत रखता है। अब आजकल की अगर बात करें तो राजनीतिक मतभेद के कारण इतना तनाव हमारे बीच बढ़ गया है कि कला संवाद कहीं ना कहीं बहुत ही ज़रूरी हो गया है। क्या आपको नहीं लगता कि संस्कृति का आदान प्रदान देशों में तनाव को कम कर सकता है? आज इन सब पर हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि भारत की विरासत, चाहे हम बात करें शास्त्रीय संगीत की या हम बात करें सूफी परंपरा की या लोक कला की, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनली किस तरह शांति और सद्भाव को बढ़ावा देती हैं और एक महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। इस पर भी बात की जाएगी कि सरकारों को सांस्कृतिक कूटनीति में क्यों निवेश करना ज़रूरी है। युवा कलाकार किस तरह से अपनी भूमिका को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रोफेसर अखलाक अहमद आहन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत शुक्रिया। कला की बात हो रही है और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कला का महत्व आपके लिए क्या है? देखिए, कला जो है ये आर्ट के बहुत सारे फॉर्म हैं। ठीक है, उसमें लिटरेचर है, म्यूज़िक है, आर्किटेक्चर है, पेंटिंग है। तो आप किसी भी सिविलाइजेशन की तारीख, उसकी हिस्ट्री, उसका इतिहास देखेंगे तो जब वो अपने चरम पे होता है तो वो आप देखेंगे कि उस वक्त वो कला के फील्ड में भी चरम पे होता है। तो ये किसी भी सिविलाइजेशन की ज़िंदगी का जो सबसे ऊंचा मकाम है, वहाँ पे कला जो है, कला भी अपने ऊंचे मकाम पे होती है। शुरुआती जो दौर होता है, जिस तरह से इंसान की तारीख़ आप देखें तो शुरू में है वो जंगलों में है और बहुत ही रॉ सूरत में है। उसकी ज़िंदगी और जानवरों की ज़िंदगी में फ़र्क नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इंसान और इंसानी तहज़ीब तरक्की करते गए तो वो जो आम जानवर जो जंगल में रह रहा है और वो इंसान जिसने अपना सफ़र पूरा करके तरक्की की है, उसमें जो फ़र्क है वो आर्ट है। ठीक है, वो जीने का आर्ट हो या मुख्तलिफ आर्ट में अपने एहसास, अपने जज्बात, अपने फ़िक्र को बयान करने का तरीक़ा हो। तो इसलिए आर्ट जो है वो हमें मुहज़्ज़ब होना बताता है। और जब आर्ट हमारी ज़िंदगी से चला जाता है या उसकी कमी हो जाती है तो फिर हमारी ज़िंदगियों में क्योस आ जाता है, बेचैनियाँ आ जाती हैं। चाहे वो किसी की इनफरादी या इंडिविजुअल ज़िंदगी हो, समाज की हो, खानवादे की हो या मुल्कों की हो। आज पूरी दुनिया में जो एक तरह की बेचैनी पैदा हुई है, उसकी एक वजह यह भी है कि इंसानी तहज़ीब आर्ट से दूर होती जा रही है। मेरा अगला सवाल ही यही था कि है, जो सियासी तनाव जो पैदा हो गया है आजकल देशों के बीच, वो किस तरह से बचाया जा सकता है, किस तरह से उस तनाव को कम किया जा सकता है आर्ट के ज़रिए? आर्ट देखिए, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, चाहे वो जिस फॉर्म में हो, शायरी की फॉर्म में, जो शायरी जो है वो एक सबसे खूबसूरत तरीन जो है इंसानी इजहार है। ठीक है, आर्ट का। उसी तरह से पेंटिंग है, उसी तरह से म्यूज़िक है, उसी तरह से फिक्शन है, और डिफरेंट फॉर्म्स हैं। खुद फ़िलासफ़ी भी एक तरह का आर्ट है। ठीक है, फ़िलासफ़ी जो है कि इंसान कैसे जिए, उसके बारे में सोचना। ठीक है, इंसान क्यों पैदा हुआ है, इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो वो भी एक तरह का फ़िक्री आर्ट है। ठीक है, आर्ट ऑफ द विज़डम है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये इसका बहुत ज़वाल हुआ है, इसका डिक्लाइन हो रहा है सारी सोसाइटियों में। हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटियों में बात करते हैं तो इस पे बात आती है कि भाई इस दुनिया में ये सारा जो क्योस हो रहा है, इसकी क्या वजह है। उसकी वजह ये है कि आपका जहन जो है वो इंगेज नहीं है किसी क्रिएटिव चीज़ में। ठीक है ना, तो जब आपका जहन क्रिएटिव चीज़ में नहीं होगा, तो जैसे वो मशहूर है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, है ना, तो फिर वो लड़ाइयों में होगा। ठीक है, इंसान और जानवर में फ़र्क ये है, और जो उसमें सिमिलरिटीज़ भी ये है कि हमारी ज़रूरियात और आम जानवरों की ज़रूरियात एक ही हैं, जो भौतिक हैं, जो जिस्मानी हैं, है ना। खाना उनको भी चाहिए, हमें भी चाहिए, लेकिन हमें हमारे और उनके बीच में फ़र्क क्या है, इसी आर्ट का है, इसी सोच का है। ठीक है, क्रिएटिव होने का है। तो जब इंसान क्रिएटिव होगा, आप इंडिविजुअल ज़िंदगी में भी ये देखेंगी, तो वो फिर वो बुराइयों की तरफ नहीं होगा, वो किसी से हसद नहीं कर रहा होगा,
ठीक है, वो किसी वो तो अपने में इंगेज्ड है ना। तो वो उस चीज़ की कहीं ना कहीं कमी हो रही है। ठीक है, जहाँ भी आप जी। लड़ाई दुनिया में देख रही होंगी, चाहे वो घरों की लड़ाई हो या मुल्कों की लड़ाइयाँ हों या समाज के बीच में जी। लड़ाइयाँ हों, तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि वो क्रिएटिवली इंगेज नहीं है। वो सोसाइटी, वो समाज, वो वो देश, लूप होल कहीं ना कहीं वो है कहीं ही। ना कहीं है। जी। तो उसका हल यही है कि लोग इसमें इंगेज हों। जी। अगर कल्चरल डिप्लोमेसी की बात की जाए तो ये है क्या एग्जैक्टली और किस तरह ये हमारे लिए इतना ज़रूरी है? देखिए, कल्चरल डिप्लोमेसी जो है आजकल एक टर्म यूज़ होता है, उसको कहते हैं सॉफ्ट पावर। जी। ठीक है, तो सॉफ्ट पावर यानी जो हमारा आर्ट है, हमारा नॉलेज ट्रेडिशन है, हमारी हिस्ट्री है, किताबें हैं, शख्सियात हैं, बड़े बड़े शायर हैं, ये सब सॉफ्ट पावर का ही हिस्सा है। हमारा खान पान है, हमारा रहन सहन है, हमारा लिबास है। जी। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे हमारे जो नेबरिंग सिविलाइजेशंस हैं, जैसे ईरान है, सेंट्रल एशिया है, बांग्लादेश है, ठीक है, नेपाल है, तो क्या चीज़ है जो हम इनसे शेयर करते हैं? नहीं। तो मिसाल के तौर पे आप देखेंगी कि बंगाल है और बांग्लादेश है। ठीक है, अब उनके पोएट कौन है? महबूब शायर टैगोर हैं, नजरुल हैं, है ना। जी। दोनों हिस्सा उसको सेलिब्रेट कर रहा है। पोएट्री है, बाउल पोएट्री जी। है ना। इस तरफ देखेंगे तो हमारा पंजाब है और पड़ोसी मुल्क का पंजाब है। जी। दोनों जो है बुल्ले शाह को हाँ सेलिब्रेट कर जी। रहे हैं, है ना। म्यूज़िक सेलिब्रेट कर रहे हैं और नुसरत फ़तेह अली ख़ान को सब सुन रहे हैं। हमारी फिल्में हैं, जी। हमारे लिटरेचर, अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो का नाम लीजिए और आप सेंट्रल एशिया चले हाँ जाइए, जी। आप पूरे सब कॉन्टिनेंट में कहीं भी चले जाइए, आप ईरान सही चले बात। जाइए, जी। वो सब कहेंगे कि हमारे हैं अमीर खुसरो। अब ताजमहल, मैं सेंट्रल एशिया जाता हूँ, कहते हैं कि हमारा ताजमहल है, हम कहते हैं हमारा है। ईरानी कहता है हमारी जो मुमताज़ महल थी वो ईरानी थी, उसकी याद में बनाया गया है। हाँ। तो ये सब क्या है? ये कल्चरल डिप्लोमेसी है, ये हमारे सॉफ्ट पावर हैं। ठीक है, उसी तरह से जैसे कोई साइंटिस्ट है, मान लीजिए आइंस्टाइन है ना। तो आइंस्टाइन के नाम पे सारी दुनिया एक है। शेक्सपियर है, मिल्टन है ना। हम सब पढ़ते हैं, सब जी। उसको, उस पर किसी का इख्तिलाफ नहीं हो सकता। बिल्कुल। हम नहीं कहें कि भाई वो ब्रिटिश है। ठीक है, तो जो चीज़ें जो हैं हम सबको, सारे इंसानों को जोड़ती हैं, उसके पीछे भी आर्ट है। बिल्कुल। ठीक है ना। जी। तो वो वही कल्चरल डिप्लोमेसी का पार्ट है। देखते हैं आप, खेल कूद भी है। ठीक है, तो उस पर सब लोग मिल जाते हैं, सब उसमें जज्बाती तौर पे इन्वॉल्व होते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि इन चीज़ों को बढ़ाया जाए। ठीक है, और जो मटेरियल है जो हमें लड़वाती है, उससे लोगों को मतलब उनकी तरबियत की जाए। ठीक है, तो और हम तो एक पुराने सिविलाइजेशन हैं। ठीक है, हमारी तो ये पुरानी बड़ी परंपरा, हमारी पूरी रवायत रही है। तो हमारे यहाँ इसके बाद ज़रूरत है कि हम अपने को अपनी तहज़ीब से ही जोड़ लें। ठीक है, जी। चाहे वो अमीर खुसरो हों, चाहे वो पूरी एक ऋग्वेदा की पूरी रवायत रही है, पूरी जो है नानक हैं, चिश्ती हैं, ठीक है, गालिब हैं, मीर हैं, और तमाम सूफ़ी, भक्ति, शायर, म्यूजिशियन तमाम वो हैं, तानसेन हैं, जी। उनकी पूरी रवायत है। और हमारे यहाँ की पूरी रक़्स की एक पूरी रवायत है। ठीक है, मैंने ख़ुद कथक पे और सेंट्रल एशिया का एक रक़्स है लेगज़ई, ठीक है, उस पे हमने लिखा और वहाँ पे पूरे सेंट्रल एशिया में उससे बड़ी गुफ्तगू हुई। तो ये चीज़ें हैं और इसकी तरफ तवज्जो की जानी चाहिए। जी। आपको क्या लगता है कि इंडियन कल्चर जो है वो किस तरह से बाकी दुनिया के बाकी कल्चरों से अलग है? देखिए, हिंदुस्तानी जो कल्चर है, हमारे एक शायर हैं फ़िराक गोरखपुरी, अ, उन्होंने कहा कि कारवां कारवां आते गए, हिंदुस्तान बनता बनता गया। गया। ठीक है ना। तो हिंदुस्तान जो है वो एक बहुत बड़े समंदर की तरह है। ठीक है, और जिसमें मुख्तलिफ़ तहज़ीबों की नदियाँ आके मिली और फिर ये एक बड़ा समंदर हम देखते हैं, जहाँ पे अलग अलग एथनिसिटी की, अलग अलग कबीलों की, अलग अलग मज़हबों के, अलग अलग ज़बानों के मानने वाले और उसको बरतने वाले रहते हैं। और ये एक ख़ूबसूरत मुल्क बना है और इसकी पूरी हज़ारों साल की तारीख़ है। ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ें दो लोगों को भी दी और बहुत सारी चीज़ें दुनिया से भी हमने
ली हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप देखेंगे, मैं सेंट्रल एशिया में देखता हूँ कि बुद्धिज़्म जो है वो यहाँ उसकी पैदाइश हुई और पूरे सेंट्रल एशिया में गई, वहाँ से उन्होंने पूरे ईस्ट एशिया में पहुँचा दिया, ठीक है। और उसी तरह से बहुत सारी परंपराएं बाहर से हमारे यहाँ आई, ठीक है। आप देखेंगे कि क्रिश्चियनिटी आई, जुडाइज़म आया, आपको ज़ोरास्ट्रियनिज़म आया, इस्लाम आया और बहुत सारे सूफ़ी परंपरा यहाँ पे आए, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से उधर जाना था, गई चीज़ें। उसी तरह से जो आप देखेंगे कि हमारा जो तिजारती या जो ट्रेड रिलेशन था वो सदियों से रहा है। ये जो पूरा जिसको हम सिल्क रूट कहते हैं, और सिल्क रूट की जो बहुत सारी जो जो सब टेरिटरीज़ हैं उसमें हिंदुस्तान भी आती हैं। तो हमारे यहाँ के जो ताजिर थे, ट्रेडर्स थे, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और इस पूरे इलाके के, वो सब जा रहे थे मुल्तान, गजनी, बल्ख, बुखारा, समरकंद, खेवा, ठीक है, और उसी तरह से बाकी इलाकों में उसी तरह से वहाँ के लोग आ रहे थे। तो ये जो रिश्ते थे और उन सब के साथ साथ फिर कल्चरल ट्रेट्स आ रहे थे, लोगों की परंपराएं आ रही थी। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदुस्तान को जो वेस्टर्न नेशन स्टेट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है या तसव्वुर है उसमें हम नहीं बात सकते। वो बहुत ही महदूद, बहुत ही नैरो है, ठीक है। हम एक बहुत बड़े सिविलाइजेशन है जो जो बहुत ही डाइवर्स है लेकिन यूनाइटेड है। अगर वहीं हम बात करते हैं युवा कलाकारों की, तो आपको क्या लगता है कि उनका सामाजिक योगदान हमारी संस्कृति में कितना होना चाहिए और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, ये जो पूरी कोई भी तहजीब या रवायत की जो कॉन्टिन्यूटी है जी। तो वो नस्ल दर नस्ल चलती रहती है। तो आइंदा नस्लों में तभी पहुंचेगी जब हमारे जो युवा हैं, नौजवान हैं, वो हमारी रवायात से जुड़ेंगे, ठीक है। अगर वो नहीं जुड़ेंगे तो फिर रवायत टूट जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें टूट भी गई हैं, टूटती रहती हैं। जैसे जो हमारा पुराना जनरेशन एक कोई जाता है तो जो उसकी ज़बान थी या जो उसकी तरबियत थी, अगर उसने अपनी नई जनरेशन को नहीं पहुंचाया है या उसने नहीं सीखा है तो वो फिर एक ब्रेक आ जाता है। तो ये मसला हुआ है, लेकिन ये भी अच्छी बात है कि बहुत सारे नौजवान हैं जो उसमें बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, ठीक है। जो हमारी रवायात है, हमारी क्लासिकल ट्रेडिशंस हैं, तो ये बहुत ही खुशायंद बात है और उनको ज़रूर जुड़ना चाहिए। वहीं अब सरकार की अगर बात करें तो जो निवेश सरकार करती है उसमें आपको क्या लगता है कि क्या क्या बदलाव आने चाहिए और क्यों ज़रूरी है सरकार का इसमें कदम उठाना? देखिए, सरकार का हमेशा एक रोल होता है। सरकार की जो है जाहिर है वो इसीलिए होती है कि वो अपने मुल्क की, अपनी तहजीब की सरपरस्ती करे और उसको सपोर्ट करे। तो बहुत सारे जो हमारे यहाँ इदारे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं जो कल्चरल एक्टिविटीज़ को, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को हमेशा सरपरस्ती करती रहती हैं और करना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ जो है जिसको हमने कहा कि सॉफ्ट पावर है जो हमारा, उसको उसका जो है उसकी शो केसिंग भी जो है होनी चाहिए, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी, ठीक है। और जो हमारे कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों, चाहे वो आर्ट के फॉर्म्स हों, लिटरेचर हो, तो उनको उभारना चाहिए। हमारे यहाँ देखिए, आप जाएंगे किसी भी मुल्क में तो जितनी हमारे यहाँ हेरिटेज सेंटर्स हैं वो शायद ही किसी मुल्क में होगा। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात भी है कि हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। हमारा इतना कीमती धरोहर है, हर कूचे गली में मिल जाएगा, मुर्गी दाल बराबर, ठीक है। तो वो उसको हमें न सिर्फ महफूज करना चाहिए बल्कि लोगों को भी सेंसिटाइज करना चाहिए। और सरकार या आवाम अलग अलग कुछ नहीं कर सकते, दोनों का एक तरह से बहुत ही कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होना चाहिए। लोग भी, चूँकि ये कोई भी हेरिटेज की हिफाजत सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है या सिर्फ लोग नहीं कर सकते, तो सब मिल के करें कि भाई ये हमारा हेरिटेज है, हमारा धरोहर है, चाहे वो कोई बिल्डिंग की शक्ल में हो, चाहे वो किसी लिटरेचर की शक्ल में हो, हम सबको शोकेस करें और सबको जो है उसको महफूज करें, उसको बचा के वो करें। बिल्कुल जी जी। आपने यहाँ पे जिक्र किया था इंटरनेशनल विजिबिलिटी का, तो किस तरह से आपको लगता है कि इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन इंडियन कल्चर में इम्पॉर्टेंट है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं
एक तो ये है कि दो तरह की चीज़ें हैं। एक चीज़ ऐसी होती है जिसकी लोकल वैल्यू होती है, जिसकी रिकॉग्निशन बहुत ही लोकल लेवल पे होती है, ठीक है। तो वो भी हम नेशनली भी, पहले तो नेशनली करें, जैसे हमारे यहाँ रीजनल डाइवर्सिटीज़ बहुत हैं, ठीक है। मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में कोई आर्ट का फॉर्म है, कोई म्यूज़िक का फॉर्म है, या साउथ में है, या मुल्क के किसी भी हिस्से में है। तो सबसे पहले तो ये है कि हम एक दूसरे जाने, जो साउथ की या नॉर्थ वाले जाने, नॉर्थ की चीज़ है साउथ वाले जाने, इसी तरह से। दूसरी तरह से लिटरेचर है कि बहुत सारे शायर, कवि, राइटर अलग अलग हिस्सों में हैं, ठीक है, पुराने भी, नए भी, और अलग अलग भाषाओं में है, तो उनका ट्रांसलेशन हो, लोग जाने एक दूसरे को। तीसरी जो चीज़ है वो ये कि इन सब चीज़ों को बाहर की भाषाओं में भी तर्जमा करें और बाहर की दुनिया में भी दिखाएं। इसमें जो हमारे कल्चरल सेंटर्स हैं, एम्बेसीज हैं, वो रोल अदा कर सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रोल अदा कर सकती हैं। उसी तरह से ये तो लोकल वाली चीज़ होगी। कुछ है जो बड़ी हैं, जिसको पूरी दुनिया जानती है, जैसे मैंने नाम लिया, अमीर खुसरो हैं, बेदिल हैं, गालिब हैं, कालिदास हैं, ठीक है, या टैगोर हैं, या नजरुल, इस तरह के लोगों को सब जान रहे होते हैं या एक दुनिया जान रही होती है, तो हम उनके साथ शेयर करें, ठीक है। वो हमारे बारे में क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, उसमें कोलैबोरेशंस हो सकती हैं, और उसको आलमी पैमाने पे, पूरी दुनिया पे, ग्लोबली पहुंचाएं। जैसे आप देखेंगे कि हम ये नहीं कह सकते कि शेक्सपियर बड़ा शायर नहीं है, शेक्सपियर बहुत बड़ा शायर है, लेकिन शेक्सपियर उतना बड़ा शायर नहीं होता अगर ब्रिटिश एम्पायर बहुत बड़ी नहीं होती, ठीक है, ये भी एक हकीकत है। तो वो पहुंचाने का काम उन्होंने किया ना, तो हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हमारे यहाँ भी उसी पैमाने के बड़ी शख्सियात हैं, लेकिन हमने उनको पहुंचाया नहीं, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे दो मैं मॉडर्न हिस्ट्री से मिसाल दूंगा। जैसे खयाम है, खयाम बहुत बड़े शायर हैं, फारसी के हैं, और 19वीं सदी से पहले सिर्फ पढ़ा लिखा तबका जानता था। 19वीं सदी में एक अंग्रेज़ फिट्जराल्ड ने उनका तर्जमा किया, और चूँकि वो हम उनके कॉलोनी थे और आधी दुनिया उनकी कॉलोनी थी, और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं एक ईस्टर्न शायर को, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इतना हंगामा हुआ और सब ने तवज्जो दी, और उर्दू में उसके 26-27 ट्रांसलेशन हुए, हिंदी में 12 ट्रांसलेशन हुए, हरिवंश राय बच्चन ने किया, और पंत ने किया, और बहुत सारे लोगों ने, योगानंद ने उस पर कमेंट्री लिखी, और बेशुमार पूरे मुल्क में। चीज़ हमारी थी, ठीक है, दुनिया ने उसको वो किया। उसी तरह से टैगोर और इकबाल ने, उनको वेस्ट ने रिकॉग्नाइज किया, तो फिर ईस्टर्न वर्ल्ड ने किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे नहीं हैं, ठीक है। तो हमें आगे बढ़ के उनको शोकेस करना चाहिए, ठीक है ना, ये कहने की बात। भारत की जब हम बात करते हैं और उसकी कला की बात करते हैं, डाइवर्सिटी आपने हमें समझाया, लेकिन किस तरह से हम बाकी दुनिया को एक अलग इमेज दे सकते हैं, एक अलग अपनी इम्पोर्टेंस बता सकते हैं, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स आप बताना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए समाज को? देखिए, समाज को तो सबसे पहले खुद अटैच हो, ठीक है, अपनी कला से, अपनी कला से, अपनी संस्कृति से, अपने लिटरेचर से, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे देखिए, जीनियस जो है वो कभी मरता नहीं है, जीनियस हर ज़माने में होता है, उसकी तरबियत और ट्रेनिंग होती है, ठीक है, ये पहली चीज़। तो वो तभी हो सकती है जब हम जो जदीद या नए तकाज़े हैं उससे हम आशना हैं, ठीक है, उससे एक्वेंटेड हैं, जानते हैं उसको। दूसरे ये कि हम अपनी रवायात से वाकिफ़ हैं, ठीक है, तो वो चीज़ होती है। लेकिन हमारा जो पूरा एक तालीमी निज़ाम है उसकी अच्छाइयाँ भी हैं और एक कमी भी है कि मिसाल के तौर पे जो कोई बड़े से बड़ा किसी भी हिंदुस्तानी ज़बान का शायर, अदीब, लेखक लिखता है, ठीक है, और उस ज़बान के लोग, जैसे हमारे यहाँ तो बेशुमार ज़बानें हैं, 25-26 तो सरकारी ज़बानें हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं। मान लीजिए किसी ने हिंदी में लिखा, उर्दू में लिखा, बंगला, पंजाबी में लिखा, बड़े से बड़ा इन ज़बानों का कोई भी शायर, अदीब, और आम तौर से ये होता है कि वो शायर, अदीब अपने दोस्तों में वो किताबें बांट के और खुश हो जाता है, ठीक है, खुद ही छपवाता है, या किसी को पब्लिशर मिल गया, उसने छाप लिया, ठीक है। हमारा जो नौजवान तबका है ख़ास तौर से, या उस ज़बान से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो अपना लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सच है ना। जी। अपनी जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं उससे जुड़ नहीं रहे हैं, उससे आशना नहीं है।
मैं अंग्रेज़ी का मुखालिफ नहीं हूँ या किसी भी ज़बान का नहीं हूँ या नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पे एक मामूली से मामूली अंग्रेज़ी का राइटर लिखता है और वही तबका लाखों की तादाद में वो किताबें पढ़ रहा होता है, जबकि उससे अच्छी शायरी, उससे अच्छा फिक्शन, उससे अच्छा लिटरेचर उसकी अपनी ज़बानों में मौजूद है, पहले भी था। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप नॉर्थ इंडिया के हैं और आपने कबीर को, तुलसी को, मीर को, गालिब को, खुसरो को, इकबाल को नहीं पढ़ा है तो फिर आप पूरी अपनी रवायत से महरूम है ना। जी। और उसी तरह से बहुत सारा है, हमारा पूरा संगम लिटरेचर है, साउथ का, केरला का है, पंजाबी का पूरी एक रवायत है। तो ये एक चीज़ है जिस पे ख़ास तौर से मैं अपील करूंगा कि जो नौजवान तबका है, जो यंग है, उसको ज़रूर जोड़ना चाहिए। और आप सब पूरी दुनिया का लिटरेचर पढ़िए, लेकिन अपना लिटरेचर भी पढ़िए। ठीक है, तभी उसका सही हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि क्या उसमें कमियां हैं। ठीक है, जब तक पढ़ेंगे नहीं कैसे पता चलेगा, क्योंकि आमतौर से ये शिकायत आती है कि भाई हमारी ज़बानों में तो बड़ा लिटरेचर लिखा नहीं जा रहा है, तो आपने अपनी ज़बान को पढ़ा कितना है, पहली तो बात ये आ जाए ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जी सर, रूहानी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, आप इसको किस तरह से देखते हैं और ये कितना इम्पोर्टेंस सोसाइटी में रखता है? मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ, ख़ासतौर से एक तो नाम ही बड़ा खूबसूरत है जी। रूहानी है और उत्सव है, और इससे दोनों चीज़ें आ जाती हैं। यानी जो हमारा एक पूरा आध्यात्मिक, रूहानी, स्पिरिचुअल पूरा एक ट्रेडिशन है जी। और साथ में उसको सेलिब्रेट करना, उसका उत्सव करना, और उसी से जुड़ी हुई पूरा एक हमारा आर्ट है, लिटरेचर है, म्यूज़िक है। ठीक है, और हमारा जो है थिंकिंग का पूरा एक ट्रेडिशन है। तो ये बड़ा ही एक समावेशी नाम है। और हम अभी जितनी भी बातें कर रहे थे कि हम कैसे नौजवान तबके को या अपने लोगों को, अपने अवाम को अपनी रवायात से, अपने आर्ट से, अपनी म्यूज़िक से, अपनी शायरी से, अपने लिटरेचर से कैसे जोड़ेंगे, तो उसमें इस तरह की कोशिशें जो हैं, इस तरह के जो सेलिब्रेशंस हैं, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, उनका बड़ा रोल होता है, बहुत ही बड़ा रोल होता है। जैसे पुराने ज़मानों में क्या होता था, लोग मेले लगाते थे। तो मेलों में सिर्फ ये नहीं होता था कि ख़रीद फरोख्त हो रही होती थी, उसमें सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही होती थी। ठीक है, आज के दौर में इस तरह के जो प्रोग्राम्स या सेलिब्रेशंस हैं या फेस्टिवल्स हैं, उनका बड़ा रोल है। उसमें ज़रूरत इस बात की है कि हम उसके जो मेयारी, जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, उसको शोकेस करें, ताकि इनका एक रोल जो होता है, जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसका एक रोल अपने लोगों को और ख़ास तौर से नौजवानों की तरबियत भी होती है कि हमने ये म्यूज़िक पेश किया। ठीक है, तो म्यूज़िक ऐसा होना चाहिए और ऐसी म्यूज़िक सुननी चाहिए। ठीक है, तो हम अपनी तहज़ीब के फाइनेस्ट हिस्से को पेश करें, शायरी पेश करें तो अच्छी शायरी पेश करें। ठीक है, सस्ती नहीं, कि जिससे सिर्फ वैल्यूएबल हो, जिससे ज़बान और तहज़ीब हो, वो हो, तरबियत हो। तो ये बहुत ज़रूरी पहलू है, और इसके लिए मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ रूहानी उत्सव को, उससे जुड़े हुए तमाम लोगों को। ये बहुत ही मुबारक कदम है, और ये अपनी तहज़ीब के लिए अपनी ज़िम्मेदारी भी है और एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस बातचीत से जुड़ने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, और आप सबका शुक्रिया जी कि आपने हमें इससे जोड़ा। जी, अब आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बातचीत कितनी पसंद आई, और साथ ही अपने कल्चर को, अपने संगीत, शायरी और कला को करीब से जानने के लिए रूहानी उत्सव में ज़रूर आइएगा, जो कि 28 और 29 मार्च को आयोजित किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।